हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देखो, यहाँ चैप्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है वो अरविंद की बात के साथ हो रही है। अरविंद एक बच्चा है जिसको उसके स्कूल में बनाया जा रहा है एक नाटक के अंदर, एक प्ले के अंदर राजा। अब राजा, आपने अभी अगर कोई पुराना सीरियल देखा होगा तो राजा क्या करता था, एक गाउन टाइप का पहनता था जो काफी लंबा होता था और वह इतना लंबा होता था कि वो जमीन से छूता हुआ जाता था, मानो जमीन पे पोंछा लगा रहा हो, इतना लंबा होता था। ठीक है, रेड कारपेट पे भी आजकल की एक्ट्रेस कुछ इसी प्रकार के लंबे लंबे गाउन पहनती है जो पीछे से काफी लंबे होते हैं। ठीक है, तो राजा भी उसको पहनता है, इसको रोब्स कहते हैं। अपनी लंबी लंबी मूंछों से खेलता हुआ अपनी सिल्वर रैप्ड तलवार को निकालते हुए, है ना, इस तरह के किरदार को निभाना है अरविंद को। अब वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है जब उसको ये पता होता है कि उसको बैठ के वीणा बजानी है। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वीणा बजानी है उसको और कविताएं गानी है। अब क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है अरविंद? क्योंकि राजा, अ म्यूजिशियन किंग, ऐसा किंग जो कि गा रहा है, कविताएं गा रहा है, बजा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा किंग होगा जो गाता भी होगा? तो ये सब सोच के वो आश्चर्यचकित हो जाता है और हम भी जानने वाले हैं ऐसा कौन सा राजा है। प्रहस्तीस एंड what they tell us. Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of dynasty known as Guptas. तो इन सारी बातों को सुन के हमें लगता है कि जो अरविंद है वो समुद्रगुप्त बनने वाला है। समुद्रगुप्त एक राजा थे गुप्त डायनेस्टी के, और इससे पहले हमने मौर्यस पढ़े थे। तो मौर्यस में तीन मेन जो राजाओं के नाम हमने पढ़े थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये गुप्ता डायनेस्टी के, मौर्य डायनेस्टी के। अभी हम पढ़ रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पर है राजा एक समुद्रगुप्त मौर्य जो बनने वाला है अरविंद। We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो कि अशोकन पिलर पे करवाया गया था इलाहाबाद के अंदर। इसको किसने कॉम्पोज किया था? काव्य ने एज अ काव्य बनाया गया था हरिसेन के द्वारा, हु वॉज अ पोइट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ये जो हरिसेन है ये कवि थे, एक गायक टाइप के थे। किसके दरबार में? तो समुद्रगुप्त के दरबार में। ये जो इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल प्रकार का इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में अपनी अर्ली वीडियोस में बता चुकी हूँ। इंस्क्रिप्शन पत्थर या मेटल के ऊपर करवाए जाते थे। राजा को जो भी अपनी प्रजा से या लोगों से बात करनी थी तो वो इंस्क्रिप्शन करवा दिया करते थे कि जो चलता फिरता व्यक्ति है वो इंस्क्रिप्शन की मदद से समझ जाता था। और सिर्फ उसी जमाने के लोग नहीं, सदियों सदियों तक लोग जानते थे। तभी तो अशोका के लगवाए गए पिलर्स आज हमें मिल रहे हैं और हम हिस्ट्री को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शन था कुछ स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन था, इसको प्रहस्ती कहते हैं। अगर इस प्रहस्ती संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा या किसी की तारीफ में, यानी कि ये एक प्रहस्ती है, प्रहस्ती है सॉरी, यानी इसमें तारीफ की गई है किसी की। तो किसकी तारीफ होगी? ऑब्वियस ही बात है, राजा की बात की गई होगी और इसमें समुद्रगुप्त वो राजा है जिनकी तारीफ की गई है। अब देखो, हमने चैप्टर 9 में भी पढ़ा था कि जो प्रहस्तीस होती हैं ये कुछ राजाओं के लिए ही बोली जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे, इनके बारे में प्रहस्ती लिखी जाती थी। अब समुद्रगुप्त की प्रहस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या बताती है ये प्रहस्ती हमें समुद्रगुप्त के बारे में? तो इसमें कवि जो होता है वो तारीफ कर रहा है किंग की, राजा की, कि वो कितने महान योद्धा थे, कितने महान राजा थे। उनने सैकड़ों जो विक्ट्रीज थी वो हासिल करी थी युद्ध के अंदर, है ना, और वो बहुत पढ़े लिखे थे और काफी अच्छे कवि भी थे। मतलब कवि ये कह रहा है कि राजा एक बहुत अच्छे कवि थे, तभी तो वो वीणा
और गिटार और वीणा बजाने की बात की जा रही है अरविंद को, क्योंकि समुद्रगुप्त भी कवि थे और वो कविताएं करते थे और साथ में वीणा बजाते थे। उनको भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। किनको? समुद्रगुप्त को इतना श्रेष्ठ माना गया है मानो कि वो भगवान हो। ये जो प्रहस्य सी होती हैं काफी लंबे लंबे सेंटेंस में इनको बोला जाता है और एक सेंटेंस यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सो यहाँ पर समुद्रगुप्त जो कि एक योद्धा हैं, उनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई है, उनकी तारीफ लिखी गई है ना। प्रशस्ति में क्या करते थे? तारीफ ही करते थे। तो वही तारीफ कि इनकी बॉडी काफी चार्मिंग है, बहुत अच्छी इनका शरीर है जिसपे बहुत सारे दाग हैं और कट के निशान हैं। ये कट के मार्क या निशान क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, लड़ाइयाँ करी हैं जिसके अंदर तलवार से घाव होना या फिर एरो से घाव होना, ये सारी चीजें हुई हैं। ये जो पेज 7 है आपके बाजू से, ये जो मैप है, अगर हम इसे देखें तो आपको कुछ एरिया दिखाई देगा जो ग्रीन से शेडेड है, ठीक है। एंड बहुत सारी सीरीज हमें ईस्ट कोस्ट पे दिखाई दे रही है जो ये रेड रेड डॉट्स हैं। कुछ एरिया पर्पल और ब्लू कलर का भी है। मैप में आपको पर्पल और ब्लू कलर में इतना अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ शायद आपकी बुक में डार्क कलर्स यूज करे होंगे तो आपको हो सकता है अच्छे से दिखाई दे रहा हो। फिर ये जो मैप है ना, ये उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड बनाया गया है जो हमें प्रशस्ति से मिली है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे, उन्होंने 4 प्रकार के राजाओं के बात बताई है और ये 4 प्रकार के अलग अलग राजाओं के हिसाब से समुद्रगुप्त जो थे वो अपनी पॉलिसी बनाते थे। पॉलिसी बनानी होती ना, आज इंडिया भी है, इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाती है। अभी जैसे तालिबान आया हुआ है तो अभी हमें खुल के इंडिया सामने जैसे नहीं आ रहा बेटा, आप न्यूज़ में देखते होंगे कि हमें तालिबान का साथ देना चाहिए या फिर हमें अफगानिस्तान का खुल के साथ देना चाहिए। तो अभी इंडिया साथ खुल के नहीं दे रहा है क्योंकि इंडिया देख रहा है कि उसके फ्यूचर के हिसाब से देख रहा है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। कई बार अमेरिका और रशिया के बीच में भी इंडिया को चूज करना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये होता है पॉलिसी मेकिंग और इसी प्रकार से बहुत सदियों पुराने तरीके से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि जो हमारे आसपास के रीजन है, किंगडम्स हैं, क्योंकि पहले इंडिया जो अब हमें ये पूरा इंडिया दिखता है ऐसा तो था नहीं, अलग अलग साम्राज्य थे। तो जो आसपास के अपने किंगडम्स होते हैं उनको उनसे कैसे पॉलिसी हम बनाएंगे वो किया जाता था। तो हरिसेन ने बताए हैं 4 प्रकार के। देखो पहला क्या था, तो वो राजा जो आर्यव्रत के राजा होते थे। आर्यव्रत वो एरिया है जो हरे रंग से मैप में हमने ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। यहाँ में करीबन 9 राजा थे, ठीक है, और इनके जो किंगडम्स हैं वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा है, जैसे पाटलिपुत्र, नालंदा, कन्नौज और प्रयाग। अब दक्षिण पथ यहाँ पर क्या है, 12 किंगडम्स हैं और इन सबके कैपिटल्स को रेड डॉट से मार्क किया गया है। इन्होंने समुद्रगुप्त के सामने अपनी हार को मान लिया था कि भाई हम हार गए हैं, आप हम पे रूल कर सकते हो। ये देखिए, ये जो रेड डॉट है यहाँ पर जितने भी ये 12 राजधानियां हैं ये भी समुद्रगुप्त के अंदर आती थी। अब अगर हम बात करें इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जहां पर क्या आता है, असम आता है, कोस्टल बंगाल आता है, नेपाल आता है एंड क्या आता है, नंबर ऑफ गणासंघा। ये देखिए, ये जो चीज है इनर स्टेट का पिंक कलर से है, तो ये जो पिंक कलर है यहाँ नेपाल हो गया, भूटान हो गया, असम हो गया और ये बंगाल का कुछ इलाका हो जाएगा इस साइड में। तो ये सारे वो स्टेट्स थे जो क्या करते थे, समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को मानते थे, उसके दरबार में भी जाते थे। और सॉरी ये पिंक कलर नहीं, ये पर्पल है, मैंने पिंक बोल दिया, दिस इज पर्पल कलर, ठीक है। 4th जो रूलर्स है वो आउटलाइन एरियाज के थे जिनको ब्लू से मार्क किया गया है, ये आउटर लिखा है ना ब्लू, ये ठीक है, ये वाले एरियाज। ये जो ब्लू एरिया है ना बेटा, ये सारा एरिया उन लोगों को बताता है, जैसे कुछ डायनेस्टीज थी, वंश थे, कुषाण और शाक, तो जो इनके वंशज होंगे ना वो यहाँ पर रहते होंगे, तो उन एरियाज को दिखाते हैं। और ये देखो ब्लू एरिया यहाँ श्रीलंका के अंदर भी है। ये श्रीलंका के रूलर्स ने अपनी बेटियों की शादी कर दी थी समुद्रगुप्त के यहाँ के लोगों से,
तो क्या हो गया था, इनके बीच में एक संधि टाइप की हो जाती है, क्योंकि जब अपनी बेटी की शादी यहाँ पर कर दी है तो अब बेटी की शादी जहाँ करी है वहाँ अटैक ये नहीं करेंगे। 99% यही चांसेस होती हैं अपनी बेटी के घर में क्यों ये आक्रमण करेंगे, और एक पति भी अपनी पत्नी के घर में क्यों अटैक करेगा। तो 99% ये चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, ये शादी वाले संबंधों को जोड़ दिया करते थे। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि आप प्रज्ञा, फाइंड प्रज्ञा द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद। अभी हम इसको प्रयागराज भी बोलते हैं, प्रज्ञा इसको इलाहाबाद है, ये आपको ढूंढना है। ये रहा, प्रज्ञा बोला जाता था पहले और फिर इसको इलाहाबाद कर दिया गया और अभी भी इसको प्रयागराज बोला जा रहा है। उज्जैन और पाटलिपुत्र भी है, पाटलिपुत्र को आज के टाइम पे पटना कहा जाता है। ये देखिए पाटलिपुत्र, ये रहा उज्जैन। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता वंश बोल लो। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्त ट्रीटेड द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त और दक्षिण पथ। तो आपको ये सोचना है जरा कि आर्यवर्त और दक्षिण पथ के जो लोग हैं इन दोनों में क्या अंतर होगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं एक वीडियो डाल दूंगी, इसके बारे में समझा दूंगी। पर पहले ट्राई आपको करना है, क्योंकि अगर सारी चीजों को आंसर मैं ही दे दूंगी तो फिर आप खुद ट्राई नहीं करोगे। जेनेलॉजीज की बात करी गई है, तो आपको ये पता है कि IES लग रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है ना, एक से ज्यादा, यानी कि सही शब्द होगा जेनेलॉजी, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो अब ये जेनेलॉजी क्या होता है, जब भी हम किसी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री किसकी, किसी भी फैमिली की, किसी परिवार की, कि क्या हिस्ट्री है, उनके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उस वंश की स्थापना किसने की थी, जब हम इस तरह की पढ़ाई करते हैं तो उसको जेनेलॉजी कहते हैं। अब यह IES लगा है, इसका मतलब हम बहुत सारी अलग अलग परिवारों के वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारी जो प्रशस्तियां होती हैं उसमें वंश के जो एंसेस्टर राजा होते हैं, शासक रहे होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर एक प्रशस्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें समुद्रगुप्त के जो परदादा हैं, दादाजी हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में बताया गया। उनकी मदर जो कुमारा देवी हैं वो लिच्छवी गणराज्य की थी, इनके बारे में भी बताया गया है। उनके जो फादर हैं चंद्रगुप्त, वो पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको टाइटल मिला था महाराज अधिराज का, ठीक है। एंड यही सेम टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज किया। ये सारी चीज प्रशस्ति से हमें देखने को मिलती है। उनके जो ग्रैंडफादर हैं और मतलब जो उनके दादा हैं और परदादा हैं, उनके बारे में भी बताया गया है कि उनको मेंशन किया गया है कैसे, एक महाराजा के तौर पे। It seemed as if the family gradually rose to importance. इस सब को पढ़ते हुए, ऐसी प्रशस्ति को पढ़ते हुए लगता है कि इनकी फैमिली को धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी तरक्की मिली। पहले इनके जो परदादा दादा थे वो उनको सिर्फ महाराजा की उपाधि मिली थी, लेकिन आगे जाके इनके जो पिता चंद्रगुप्त हैं, ध्यान रखिएगा ये जो चंद्रगुप्त हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। इससे पहले जब समुद्रगुप्त का नाम आया तो मैंने 2 बार मौर्य बोल दिया है, तो आई एम सो सॉरी। ये जब हम गुप्त बोलते हैं तो फ्लो में चंद्रगुप्त मौर्य निकल जाता है, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, और जो अशोका टाइम पे मैंने आपको चंद्रगुप्त पढ़ाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य है। सो समुद्रगुप्त मौर्य नहीं है, मैंने 2 बार जो पहले बोल दिया, सॉरी। समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के हैं, तो वो फ्लो में निकल गया था, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं और उनके पिताजी जो हैं, इन दोनों को महाराजा से बड़ी उपाधि मिली थी, महाराज अधिराज की, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो फैमिली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। समुद्रगुप्त in turn figures in the genealogy of later rulers of the dynasty such as his son चंद्रगुप्त II। अब चंद्रगुप्त के पिता का नाम समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के बेटे का नाम उसने अपने पिता के नाम पे ही रख दिया। और अंतर कैसे करेगा, इसलिए द्वितीय लगा दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त II। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। तो हमें कैसे पता पड़ता है इन सब के बारे में, इंस्क्रिप्शन से और सिक्कों से पता पड़ता है कि ये वेस्टर्न इंडिया में गए थे, कि जाकर जो शाक वंश है उससे युद्ध लड़े, उस पर कब्जा पा सके उनके एरिया पे, इसके लिए गए थे।
और कुछ धारणाएं ऐसी भी कहती हैं कि इनके जो दरबार होता था उसमें बहुत ज्ञानी लोग भरे हुए होते थे, और कुछ के बारे में हम चैप्टर 11 में भी पढ़ने वाले हैं। एक और राजा के बारे में बताया जा रहा है, हर्षवर्धन, और उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है हर्षचरिता, इसके बारे में। उससे पहले देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स में विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा इरा है जिसकी शुरुआत 58 BCE में होती है, और ट्रेडिशनली इसका संबंध है गुप्ता किंग चंद्रगुप्त सेकंड से, जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं, अभी अभी अपन ने पढ़े हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि इन समुद्रगुप्त के जो ये बेटे हैं, देखिए ये जो मैं रेड लेजर लाइट डाली, यहाँ पर देखिए ये पॉइंटर जहाँ जा रहा है कि वेस्टर्न इंडिया में गए थे ताकि शाकाओं को हरा दें और वहां से क्या करें, अपनी किंगडम की स्थापना करते हैं शाकाओं की जगह में। तो ऐसा ही हुआ था, चंद्रगुप्त सेकंड ने हरा दिया था शाक वंश के लोगों को, और फिर इनको विक्रमादित्य का जो टाइटल है वो मिल गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विक्रमादित्य किसको बोला जाता था, तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त सेकंड को बोला जाता था, और यहीं से शुरुआत होती है विक्रम संवत 58 BCE की। ठीक है, अब चलो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हमने बहुत सारे गुप्ता रूलर्स के बारे में इंस्क्रिप्शन और सिक्कों से पता लगाया है, ठीक है, और कुछ जो राजा हैं उनकी बायोग्राफीज भी हैं। एक ऐसे ही राजा हैं हर्षवर्धन जिन्होंने 1400 साल पहले राज किया है और बहुत ही महान एक रूलर रहे। इनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे, पोइट हुआ करते थे, जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, किताब लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर, हर्षचरिता। ये संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन अगर आए 1 नंबर में तो यही आएगा कि हर्षचरिता किसके ऊपर लिखी गई है। पहला क्वेश्चन ये, तो हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई। दूसरा क्वेश्चन ये कि हर्षचरिता किसने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर हर्ष जो चरिता है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें हमें जियोनोलॉजी हर्ष की पता पड़ती है, और फिर कैसे वो राजा बने ये पता चलता है। मतलब इनके दादा परदादा जो भी इनके पूर्वज है वहां से लेके हर्ष के राजा बनने तक की कहानी यहाँ पर लिखी रहती है। ज़ुआंग अबाउट हुम, जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, उन्होंने बहुत सारा अपना जो समय है इंडिया में हर्षवर्धन के दरबार में बिताया था, और फिर उसके बाद जब उन्होंने इतना लंबा टाइम हर्षवर्धन के कोर्ट में बिताया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आसपास दरबार की देखी होंगी, जिसका उन्होंने डिटेल अकाउंट दिया भी है। देखो ज़्यादातर क्या होता था वंशों के अंदर कि अगर एक पिता राजा है तो उनके बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। अब हर्षवर्धन के केस में क्या था कि वो बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको थानेसर का राजा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनके जो बड़े बेटे भाई हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब फिर क्या हुआ कि उनके जो पत्नी के जो उनके भाई थे, ब्रदर इन लॉ, जिसको हम नॉर्मल भाषा में साला भी बोलते हैं, तो हर्षवर्धन की जो पत्नी के भाई थे वो कन्नौज के राजा थे, और उनकी हत्या कर दी थी बंगाल के एक राजा ने। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज के किंगडम को अपने अंदर किया और अपनी आर्मी को लड़ने के लिए बंगाल के राजा के पास भेज दिया। अब क्या होता है, वैसे तो हर्षवर्धन अपने आप में बहुत महान राजा हैं। ईस्ट की तरफ उनको बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस मिली, उन्होंने मगध पे भी कब्जा कर लिया, लगभग बंगाल पे, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जब उन्होंने नर्मदा नदी को क्रॉस करके दक्कन में यानी साउथ की तरफ जाना चाहा कि साउथ के राज्यों पे भी वो अपना कब्जा कर सके, तो वहाँ पर एक डायनेस्टी है, एक वंश है चालुक्य वंश, वहाँ के एक राजा है पुलकेशन द्वितीय, या इंग्लिश में बोलेंगे पुलकेशन सेकंड, इन्होंने रोक दिया। यानी कि पुलकेशन और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन जीत नहीं पाए थे, तो इनको रुकना पड़ गया। अब हम इसी पुलकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डायनेस्टी जो साउथ की हैं उन पे भी एक नज़र मारेंगे। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशंस प्रशस्ति। देखो तो ये दो वंश हैं अलग अलग, एक तो चालुक्य अलग वंश है और पल्लवा एक अलग वंश है। आपको पता पड़ गया होगा कि पुलकेशन चालुक्य डायनेस्टी के थे। हम पुलकेशन की भी प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी तारीफ के बाद क्या तारीफ की गई है। तो जो पल्लवा और चालुक्यास थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश रहे हैं साउथ इंडिया के। वंश को हम डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में।
दूसरी बात क्या है कि द किंगडम ऑफ पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। आपको ये चीज़ याद करनी है और मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ कि जो पल्लवा थे, ये जो पल्लवा वंश था, इनकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी। ठीक है, कांचीपुरम में इनकी राजधानी थी और इनका रीजन था कावेरी डेल्टा के पास। ठीक है, वाइल चालुक्य की बात करी जाए तो जो रायचूर दोआब है इसके बीच में था। अब दोआब है यानी कि दो नदियां होनी चाहिए यहाँ पर, तो कृष्णा और तुंगभद्र नाम की ये जो दो नदियां हैं, इनके बीच का जो साम्राज्य था वो चालुक्य वंश का था और इनका जो कैपिटल था वो एहोल था। अब दोनों की कैपिटल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक कैपिटल क्या है, एहोल है, और दूसरा कैपिटल है कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवा डायनेस्टी का है और चालुक्य का है एहोल। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी होते थे, मतलब व्यापार करने के लिए भी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा है व्यापारियों के लिए, और आगे चल के ये धार्मिक सेंटर के तौर पे भी आया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर बनवाए गए थे। पल्लवा और जो चालुक्यास थे ये लगातार रेड करते रहते थे एक दूसरे की ज़मीन पे, एक दूसरे की कैपिटल सिटीज़ पे अटैक करते रहते थे कि पल्लवा आगे निकल जाएं या चालुक्य निकल जाएं, तो आपस में इनमें युद्ध चलता रहता था एक दूसरे की ज़मीन को हड़पने के लिए। अगर हम देखें द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर, मतलब जिसके बारे में ज़्यादा जाना जाता है ऐसे चालुक्य रूलर, तो वो पुलकेशन सेकंड हुए हैं, जिनकी बारे में जो प्रशस्ति है वो मैं बताऊंगी। और ऊपर मैंने जैसे आपको बताया यहाँ ऊपर कि हर्षवर्धन जो हारे हैं वो पुलकेशन सेकंड से ही हारे हैं, ये चालुक्य वंश के। तो इनकी प्रशस्ति इनके दरबार के कवि ने कंपोज की है, उनका नाम है रवि कीर्ति। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रवि कीर्ति नाम के जो कवि हैं वो किसके दरबार में थे, तो पुलकेशन सेकंड जो कि चालुक्य वंश के हैं उनके दरबार में थे। तो इन्होंने अपनी प्रशस्ति में बताया है पुलकेशन की कि इनके जो वंशज थे, पुराने लोग थे, वो कैसे थे, इनकी जो जनरेशन्स हैं वो कैसी थी, इनके पिता से लेके इनके बेटे तक कैसे कैसे लोग रहे, कैसे उन्होंने शासन किया है ना, और इनके किंगडम्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं प्रशस्ति के अंदर। अगर हम बात करें कि रवि कीर्ति ने अपनी प्रशस्ति के अंदर क्या क्या बताया है, ही लेड एक्सपीडिशन अलोंग बोथ वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही कोस्ट में अपनी अपनी एक्सपीडिशन लेके गए, मतलब कि अटैक करने जाते थे ना पहले के टाइम पे, और उस अटैक में जो जीत जाता था ज़मीन उसकी हो जाती थी। और ये भी देखते रहते कि हर्षवर्धन क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after his defeat, Harsha was no longer Harsha. Pulkeshin also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipuram. तो वैसे हर्ष जो नाम है, हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ कवि ये बोल रहा है कि जब पुलकेशन से हर्षवर्धन हारे, यानी हर्ष हारे, तो इनका जो हर्ष था, मतलब हर्ष की जो खुशी थी, खुशी मतलब हर्ष था, वो हर्ष नहीं रहा क्योंकि हार गए। अब तो जिंदगी में दुख ही दुख है। पुलकेशन ने जो पल्लवा डायनेस्टी है उनके भी एक राजा को हरा दिया था जो कांचीपुरम में छुपे हुए थे, बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट इतना सब करने के बाद भी ये जो पुलकेशन थे ये चालुक्य डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, आगे के वंशज इनके इतने अच्छे नहीं रहे, या सरकमस्टेंस ऐसे नहीं रहे कि जो चालुक्य वंश था उनकी जीत बहुत लंबी नहीं चली। अल्टीमेटली पल्लवास और चालुक्यास इन्होंने भी नए नए राजास को जो था वो टाइम दे दिया। अब जैसे नए वंश आ गए, जैसे राष्ट्रकूटास आ गए, चोला डायनेस्टीज आ गई, ये आ गई हम मैदान में। पहले कौन थे, पल्लवा और चालुक्य। अब दो और आ गए हैं, राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। तो ये भी अब नए जो लोग हैं डायनेस्टीज आ गई हैं मैदान में। अब देखिए, हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेड। अब ये किंगडम्स तो थे उस जमाने में, आज के टाइम में तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो
पेपर होता है, बॉडीज बनाई गई, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस ज़माने में ये किंगडम्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर अभी। अगर हम बात करें कि रवि कीर्ति ने अपनी प्रशस्ति के अंदर क्या क्या बताया है, ही लेड एक्सपीडिशन along both west and east coast. Besides, he checked the advance of Harsha. उन्होंने बताया कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही कोस्ट में अपनी अपनी एक्सपीडिशन लेके गए, मतलब कि अटैक करने जाते थे ना पहले के टाइम पे, और उस अटैक में जो जीत जाता था ज़मीन उसकी हो जाती थी। और ये भी देखते रहते कि हर्षवर्धन क्या कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। There is an interesting play of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after his defeat, Harsha was no longer Harsha. Pulkeshin also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of Kanchipura. तो वैसे हर्ष जो नाम है, हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ कवि ये बोल रहा है कि जब पुलकेशन से हर्षवर्धन हारे, यानी हर्ष हारे, तो इनका जो हर्ष की हर्ष था, मतलब हर्ष की जो खुशी थी, खुशी मतलब हर्ष था, वो हर्ष नहीं रहा क्योंकि हार गए। अब तो जिंदगी में दुख ही दुख है। पुलकेशन ने जो पल्लवा डायनेस्टी है उनके भी एक राजा को हरा दिया था जो कांचीपुरम में छुपे हुए थे। बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट इतना सब करने के बाद भी ये जो पुलकेशन थे ये चालुक्य डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, आगे के वंशज इनके इतने अच्छे नहीं रहे, या सरकमस्टेंस ऐसे नहीं रहे कि जो चालुक्य वंश था उनकी जीत बहुत लंबी नहीं चली। अल्टीमेटली पल्लवास और चालुक्यास इन्होंने भी नए नए राजास को जो था वो टाइम दे दिया। अब जैसे नए वंश आ गए, जैसे राष्ट्रकूटास आ गए, चोला डायनेस्टीज आ गई, ये आ गई हम मैदान में। पहले कौन थे? पल्लवा और चालुक्य। अब दो और आ गए हैं, राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। तो ये भी अब नए जो लोग हैं डायनेस्टीज आ गई हैं मैदान में। अब देखिए हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेड। अब ये किंगडम्स तो थे उस जमाने में, आज के टाइम में तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो पेपर होता है, बॉडीज बनाई गई, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस जमाने में ये किंगडम्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर अभी। ये जो पॉलिसीज राजा वगैरह बनाते थे ये इफेक्टिव तो होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे इन लोगों ने आदमी रख रखे थे वो धीरे धीरे पैसे वाले हो जाते थे, पैसे से पावर आ जाती थी और फिर वो लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम बना देते थे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार की नई आर्मी होती थी। आर्मी पहले भी होती थी, आज भी होती है। तो देखो जो पुराने रूलर्स होते थे ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे जिसमें बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ, है ना, घुड़सवार होते थे जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते थे। बहुत सारे सोल्जर्स पैरों पे चलते थे, पैदल सेना जिसको कहते हैं ना। और इसके अलावा मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो क्या करते थे कि हमेशा राजा के पास नहीं रहते थे, लेकिन जब राजा को कोई युद्ध लड़ना होता था और सिपाही कम पड़ते थे या सोल्जर्स कम पड़ते थे तो ये लीडर्स अपने ट्रुप्स दे दिया करते थे। इसके बदले में इन लीडर्स को कुछ सैलरी तो नहीं मिलती थी रेगुलर, क्योंकि हर टाइम तो वहाँ तैनात नहीं रहते थे, लेकिन रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, ज़मीन का कुछ हिस्सा, हाथी दे दिए, घोड़े दे दिए, और लड़ाई करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दे दिए, हथियार दे दिए, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। और इन आदमियों को समानतास कहते थे। और जब अगर मान लो राजा ज़्यादा वीक है तो ये समानता उस पर भारी पड़ जाते थे और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे। राजा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर राजा थोड़ा भी कमज़ोर पड़ता था तो आसपास के लोग आक्रमण करते थे, या जो लोग पहले राजा की मदद कर रहे थे वही राजा पे हावी हो जा रहे थे। अब हम देखेंगे थोड़े से जो साउथ के हमारे किंगडम्स हैं उनमें किस प्रकार की असेंबलीज होती थी। असेंबली समझते हैं संगठन बना लिए जाते थे, हिंदी में हम सभा कह सकते हैं। तो कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें पल्लवा वंश के कि वहाँ पर लोकल असेंबली होती थी, लोकल सभाएं होती थी। देखो यहाँ सभा लिखा है, जैसे ब्राह्मणों की सभा हो गई, जिनके पास ज़मीन होती थी, ये अपनी अपनी सब कमिटीज़ बना के काम करती थी। ये देखती थी कि इरिगेशन सही चल रहा है कि नहीं, मतलब पानी सिंचाई का काम सही चल रहा है खेतों में कि नहीं, रोड बनी है कि नहीं,
टेम्पल्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो एक वर्ड आ सकता है उर, UR, जो मैंने गोला किया है ना उसके अंदर, ये उर क्या होता है, ये विलेज, गांव में इस प्रकार की सभा होती है, असेंबली होती है, जहां पर जो जमीन होती है वो किनके पास होती है, उन लोगों के पास होती है जो ब्राह्मण्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लैंड ओनर्स यानी जमीन के मालिक ब्राह्मण नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो विलेज असेंबली होती है उनको उर कहते हैं, ठीक है। एंड नगरम, ये इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है मर्चेंट्स का यानी व्यापारियों का। It is likely that assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants। देखो असेंबली को कौन कंट्रोल करेगा, या किसी भी सभा को वही कंट्रोल कर सकता है जिसके पास पावर है, और पावर पैसे से आती थी। जो पावरफुल जमींदार होते थे या व्यापारी होते थे वही इन सभाओं को कंट्रोल करते थे। देखिए हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, कभी राजा की बात कर रहे हैं, कभी किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल की, कि उस जमाने में जो किंगडम होते थे वहां पर जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो कैसे रहते होंगे। तो काफी सारे जो लोग हुए हैं इस जमाने के, वो लिखना पसंद करते थे, कोई कविताएं लिखता था तो कोई नाटक लिखता था, और उस सब के से हमें क्या पता पड़ता है उस जमाने के लोगों के बारे में। तो वैसे ही कालिदास जो एक बहुत ही महान पोएट भी थे, संस्कृत के विद्वान भी थे, इन्होंने काफी सारे नाटक यानी प्ले लिखे। उनमें से एक प्ले का नाम है अभिजनन शकुंतलम, ठीक है, अभिजनन शकुंतलम। तो ये एक लव स्टोरी है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की। तो इसी कहानी से हमें थोड़ा सा पता पड़ता है। देखिए कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, ठीक है, कि किंग के दरबार की जो जिंदगी थी वो कैसी होती है ये बताते हैं कालिदास के सारे नाटक। और इन सारे जो प्ले का जो इंटरेस्टिंग फीचर वो ये होता है कि जो राजा होता है और ज्यादातर जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको दिखाया जाता है कि वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि जो आम आदमी है और औरतें हैं वो प्राकृत भाषा में बात करते हैं। इनका एक फेमस प्ले जैसे मैंने आपको बताया अभिजनन शकुंतलम, ये एक स्टोरी है, लव स्टोरी है किंग दुष्यंत और एक औरत शकुंतला के बीच की। और यहाँ पर हमें एक पुअर फिशरमैन, एक गरीब मछुआरे की भी कहानी का बताते हैं। एक बार क्या होता है कि एक मछुआरे को एक मछली के पेट में बहुत ही कीमती अंगूठी मिलती है। इसे लेके वो राजा के पास जब जाता है तो राजा के जो गेट वाले होते हैं खड़े रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं कि अरे तुमने चोरी करी होगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, और उससे बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। लेकिन जब राजा उस सोने की अंगूठी को देखता है वो खुश होता है और उल्टा फिशरमैन को कुछ रिवार्ड दे देता है, ठीक है। अब वो जो पुलिस ऑफिसर और गेटमैन होते हैं ना, जो पहले बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं मछुआरे से, वो भी कहते हैं कि हमें भी कुछ इसमें से वो बोल दो, रिवार्ड दे दो। और फिर वो फिशरमैन के साथ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए उस रिवार्ड से। अब बताओ, डू यू थिंक कि अगर ये जो पुअर मैन आज के जमाने में ऐसी कोई चीज को लेके पुलिस स्टेशन पे जाए तो उसके साथ कैसा बर्ताव होगा। पहली चीज कि उसको इस प्रकार मतलब रूड बिहेव होगा क्या उससे, या फिर उसकी बात सुनने के बाद उसको रिवार्ड दिया जाएगा। तो देखो आजकल पूरा प्रोसीजर सिस्टमेटिक होता है। अगर कोई लेके जाएगा तो पूरी उसकी मतलब नोट किया जाएगा, रिपोर्ट ली जाएगी, कहाँ मिली, कैसे मिली, कब मिली और कौन कौन था, है ना। तो पूरा एक केस बन जाएगा और लंबा सा चलता है। फिर ऐसा नहीं था, पहले क्या था, सब राजा के हाथ में होता था, राजा चाहे तो उसका गला कटवा दे कि तूने ही चुराई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर ऐसा किसी ने किया है तो भी कोई भी इंसान अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है, ठीक है। कोई इंसान अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता, ये बात आपको पता है। Name a famous man who taught in Prakrit and a king who issued inscription in Prakrit। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको उस इंसान का नाम बताना है जो पढ़ाते भी सिखाते भी प्राकृत भाषा में थे, और ये ऐसे राजा हैं जो इंस्क्रिप्शन भी प्राकृत भाषा में देते थे। ये चैप्टर 6 और 7 में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो कमेंट करना नीचे। नहीं पता तो भी आप कमेंट करना कि नहीं पता, तो आंसर मैं आपको इसी कमेंट, जो भी कमेंट करेगा उसको मैं आंसर दे दूंगी रिप्लाई में।
ये एल्सवेयर आपके लिए हर किताब में दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अब हमारा एक चैप्टर और रह गया, उसके बाद आपका ये हिस्ट्री क्लास 6 का फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्लास 7 का हिस्ट्री आपको करवाएंगे। क्लास 6 का अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो थैंक्स अ लॉट कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और अपना सपोर्ट मेरे को देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।